नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 8। पीछे पार्ट जो 1 से लेकर 7 तक हुए हैं उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 86 तक क्वेश्चन अपने प्रतिशत के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था यही। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। मतलब ये अपने पिछले पार्ट नंबर 7 के अंदर कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 में क्या हो जाएगा, प्रतिशत अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई, यहां पे क्या है, बची हुई यहां पे क्या है, बची हुई। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर खर्च करता है। इन सब के बाद 900 रुपये बचते हैं। तो एक ही मासिक आय ज्ञात करो। माना एक ही मासिक आय क्या थी, एक ही मासिक आय बराबर ए थी। एक ही मासिक आय क्या थी, ए थी। तो ए अपनी मासिक आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई, इसका मतलब पहले इसको हल करते हैं। 50% का मतलब क्या होगा, 50/100 मतलब 1/2। ए अपनी आय का 1/2 घर की चीजों पर खर्च करता है। इसका मतलब ये कि ए की आय कितनी है, 2, तो 2 में से 1 क्या कर देता है, वो घर की चीजों पे खर्च कर देता है। तो उसके पास बचा कितना, 2 में से 1 ही बचा। तो अपनी आय का कितना बचा, उसके पास 1/2 बच गया। अपनी आय का कितना बचा, उसके पास 1/2। उसके बाद कह रहा है बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पे खर्च कर देता है। तो एक चीज और देखो कि आपको ये बोले कि 500 का 10%, 500 का 20% और 500 का 30% कितना होता है। तो आप क्या करोगे, 500 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 50, 500 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 100, 500 का 30% निकालेंगे कितना आएगा 150। तीनों को जोड़ दोगे 150, 100, 250 प्लस 50 कितने हुए 300। एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या है, 500 का कितना पूछ रहा है 10%, 500 का 20, 500 का 30। मतलब जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उनका बेस क्या है, सेम है। 10% भी किसका पूछ रहा है 500 का, 20% भी किसका पूछ रहा है 500 का, 30% भी किसका पूछ रहा है 500 का। मतलब तीनों का बेस क्या था, सेम था। तो आप दूसरा तरीके से भी निकाल सकते थे। 500 का क्या निकाल सकते थे, 10 और 20 30, 30 और 30 60, मतलब 60% भी निकाल सकते थे। कितना आएगा 300। वही आना कहने का मतलब जब बेस समान हो परसेंटेज के लिए क्या, कि किसका 10% पूछ रहा है 500 का, किसका 20% पूछ रहा है 500 का, किसका 30% पूछ रहा है 500 का। मतलब तीनों का क्या था, बेस समान था। तो आप इकट्ठा परसेंटेज भी निकाल सकते हो। 30 और 20 50 और 10 60, मतलब 500 का 60% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। तो वही अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है, 50% परिवहन पर किसका, बची हुई आय का, 25% मनोरंजन पर किसका, बची हुई आय का, 10% खेलों पर किसका, बची हुई आय का। इसका मतलब 50 और 25 75, 75 और 10 85% निकाल सकते हैं अपने किसका, बची हुई आय का 85% भी बोल सकते हैं। इन तीनों को इकट्ठा क्या बोल सकते हैं, बची हुई आय का 85%। 85% को हल करेंगे 85/100, 5 17 85, 5 20 100, मतलब कितना आ गया, बची हुई आय का 17/20 परिवहन मनोरंजन और खेलों पर खर्च कर देता है। तो बची हुई आय कितनी उसकी 20 में से 17 वो खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना बचा, बची हुई आय का 3/20 बचा। बची हुई आय ये थी, तो इसका कितना बचा, उसके पास है 3/20 बचा। और इन सब के बाद 900 रुपए बचाता है। मतलब इन सब के बाद उसके पास कितना रुपए रह जाता है 900। तो एक ही मासिक आय क्या करो, हल करेंगे तो क्या आएगा, एक ही मासिक आय आएगी। बटा क्या लगाएंगे, 1 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार 3 बार 300। तो a गुना 1/40 बराबर कितना है 300। तो a बराबर कितना आएगा 300 गुना 40 कितना आया 12। एक ही मासिक आय क्या थी 12। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन परिवहन, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 8776 रुपए बच जाते हैं उसकी मासिक आय। सेम पीछे वाले क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, दो बातें इकट्ठी बोल रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है इकट्ठी, ये बात यहाँ पे भी इकट्ठी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय बराबर क्या है ए। मासिक आय बराबर क्या है ए है, वही लिखना स्टार्ट करेंगे ए। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई, इसका मतलब पीछे जो बात बोली है वो किस में से हो रही है, भोजन पे कर रहा है वो खर्च, किस में से कर रहा है आय में से। शिक्षा पर खर्च कर रहा है बच्चों की, वो भी किस में से कर रहा है आय में से। मतलब दोनों का बेस क्या है, 20% का बेस भी क्या है आय, 15%
का भी बेस क्या है आय, इसका मतलब अपने इकट्ठा बोल सकते हैं 20 और 15 35% बोल सकते हैं। क्या कि आदमी अपनी आय का भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है 35% करता है। 35 को हल करेंगे बटा क्या आएगा 100% सॉरी 100 प्रतिशत मतलब क्या होता है बटा में 100, तो क्या लिखेंगे 5 आता है 35 5 20 100। अब क्या बोल सकते हैं अपने एक आदमी अपने आय का 60/20 भोजन पर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब उसकी आय क्या है 20 है तो 20 में से 7 वो क्या कर देता है खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा क्या अपनी आय का 13/20। आय क्या थी ए थी तो ए का 13/20 उसके पास है, अब बच गया। अब आगे देखते हैं बची हुई आय में से, बची हुई आय क्या ये है और एक क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। अब क्या होगा बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर खर्च करता है, वो भी किस में से कर रहा है बची हुई आय में से। 30% मेडिकल पे खर्च करता है, वो भी किस में से कर रहा है बची हुई आय में से। मतलब 30 का भी बेस क्या है बची हुई आय, 40 का भी बेस क्या है बची हुई आय। जब बेस समान हो तो इकट्ठा बोल सकते हैं 40 और 30 70, मतलब बची हुई आय का वो 70% मनोरंजन और मेडिकल पर खर्च करता है। इसका मतलब 70% को हल करेंगे तो क्या आएगा 25 का बटा में 100 कितना आया 7/10। बची हुई आय का 7/10 मनोरंजन और मेडिकल पर खर्च कर देता है, मतलब बची हुई आय उसकी कितनी है 10 है तो 10 में से 7 और मनोरंजन और मेडिकल पे खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना बची हुई आय का 3/10 बचा। बची हुई आय क्या थी ये थी तो इसका उसके पास कितना बचा है 3/10 बचा। इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपए बच जाते हैं, बराबर कितने रुपए बच जाते हैं 8,775 रुपए बच जाते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करो तो निकाल देंगे, हल कर देंगे, बटा में क्या लगाएंगे 100, उसके बाद भाग देंगे 3 का भाग जा रहा है इधर भाग 3 दूनी 6 बच गए कितने 2 3 दूनी 27 फिर ऊपर से 7 है 3 दूनी 6 3 5 15 फिर 13 का भी भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 13 दूनी 26 बच गए कितने 3 13 दूनी 26 बच गए कितने 4 और 2 6 13 5 65 कितना बच गया 225। यहाँ पे क्या बचा 1 गुना 1/200 बराबर कितना बचा 225, तो ए बराबर कितना बच गया 225 गुना 200 कितना आएगा 0 0 25 दूनी 50 2 दूनी 4 कितना आएगा 45,000 रुपए। तो ए की मासिक आय क्या थी सॉरी मासिक आय क्या थी ए थी, ए का मान कितना है 45,000, उसकी व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 45,000 रुपए थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या करने थे 2 डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम ये दूसरा ये, ऐसे डायग्राम बनाए। ये डायग्राम क्या बनाया मैंने कौन कौन सी बात कर रहा है हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहा है। ये डायग्राम किसके लिए हिंदी के लिए और ये किसके लिए अंग्रेजी के लिए। ये डायग्राम किसके लिए हिंदी के लिए और ये किसके लिए अंग्रेजी के लिए। अब देखो क्या कर रहे हैं एक विद्यार्थी 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी मतलब केवल अंग्रेजी का मतलब क्या, ये अंग्रेजी का डायग्राम था और ये यहां से हिंदी के डायग्राम में मिक्स हो गया। इसका मतलब जो इधर उधर इस डायग्राम से इधर इधर है वो क्या है केवल अंग्रेजी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 30%, 30% ये किसका डायग्राम है ओनली अंग्रेजी का। यहां पे लिखते क्या हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी मिक्स हो जाएगी। इसका मतलब इतने इस पार्ट से इधर इधर क्या बोल सकता हूं मैं केवल अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ये जो बात बोली इसमें कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, मैं कहां लिखूं यहां लिखूं। उसके बाद बोलता है 20% केवल हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी का डायग्राम कहां पे ये रहा, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं यहां पे क्या लिखूंगा 20% केवल हिंदी, क्या लिखूंगा केवल हिंदी, और यहां पे क्या लिखूंगा केवल अंग्रेजी। अब क्या बोलता है और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, क्या दिया 20% केवल हिंदी बोलते हैं, 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद मतलब 20 केवल हिंदी हो गए, 30 केवल अंग्रेजी हो गए, तो कुल कितने हो गए 30 और 20 50, बच गए कितने 50, बच गए कितने 50%। तो वो क्या बोलते हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं। 50% क्या बोलते हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका मतलब वो जो 50% है वो क्या है दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो 20 हिंदी बोलते हैं, 30 क्या बोलते हैं अंग्रेजी, फिर जो 50% आए बचे हुए वो क्या बोलते हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब देखो क्या पूछ रहे हैं कितने छात्र ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब अपने को एक बात बोले कि केवल अंग्रेजी कितने प्रतिशत बोलते हैं 30%, केवल हिंदी कितने प्रतिशत बोलते हैं 20%। उसके बाद बात करूं कि हिंदी कितने प्रतिशत छात्र बोलते हैं, तो हिंदी
20% केवल वाले और 50% छात्र क्या थे, दोनों भाषाएं बोलते थे। तो इसका मतलब जब हिंदी की बात आएगी कि हिंदी कितने छात्र बोलते हैं, हिंदी कितने छात्र बोलते हैं, तो ये भी हिंदी बोलते हैं, भी ये इंग्लिश और बोलते हैं, तो ये तो इनका प्लस पॉइंट है। तो जब हिंदी वालों की बात होगी तो उनमें इनकी काउंटिंग तो होगी कि 50 ये भी हिंदी बोलते हैं, 20 ये भी हिंदी बोलते हैं, तो कितने हो गए, 70% छात्र क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब मैं बात करूं कि अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं, तो 30% तो केवल अंग्रेजी वाले, और ये जो 50 है वो भी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब अंग्रेजी वाले छात्रों की बात आएगी तो उनमें भी इनकी काउंटिंग होगी, तो 50 और 30 कितने हुए, 80, मतलब 80% छात्र क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें भी काउंटिंग आएगी। अब अपने को पूछ रहा है कितने छात्र, तो इसका मतलब कुल छात्र दिया हुआ है, कुल छात्र कितने हैं, 60, कुल छात्र कितने हैं, 60, और कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, हिंदी कितने बोलते हैं, 70%, तो 60 का 70% निकालेंगे, 0 से 0 कट गए, कितने आएंगे, 42 छात्र हिंदी बोलते हैं। बात करें कि अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं, तो 60 कितने बोलते हैं अंग्रेजी, 30, और ये भी गिनती में आएंगे 50 और 30 है 80, तो 60 का 80% निकालेंगे, क्या आएगा बटा में 100, 0 0 कट गया, 8 का 48। अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं, 48 छात्र बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा डायग्राम बना के इसको समझाएं, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल। वही डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम किसमें है, गणित का, ये डायग्राम किसका है, गणित का, और ये किसका है, भौतिकी। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, इसका मतलब है क्या 65 में यहां लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, केवल गणित का है, ये क्या है, गणित और भौतिकी दोनों का है। इसका मतलब इसने बोला है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, इसका मतलब जो गणित का पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं, इस डायग्राम पूरे के लिए कितने छात्र हुए, 65%, मतलब 65% छात्र गणित में पास हुए। इसका मतलब यह है कि कुल गणित में कितने पास है, 65%। उसके बाद कह रहे हैं 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, इसका मतलब कुल भौतिकी में कितने पास हुए, मतलब इस पूरे डायग्राम के लिए कितने प्रतिशत छात्र है, 48% छात्र है। तो इनको क्या लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दूंगा तो वो केवल भौतिकी आ जाएंगे, यहाँ पे लिख दूंगा तो वो क्या आ जाएंगे, गणित और भौतिकी दोनों के लिए आ जाएंगे। इसका मतलब अपने एक बार उसको बाहर ही लिख लेते हैं, क्या इस पूरे डायग्राम को तीर का लगा के क्या लिख देते हैं, इस पूरे डायग्राम के लिए कितने छात्र हैं, 48% है भौतिकी में, और इस पूरे गणित के डायग्राम के लिए कितने छात्र हैं, 65%। आगे कुछ और मिलेगा क्या, 30% छात्र दोनों में पास हुए। हाँ, ये किस में डायग्राम सेट हो रहा है, इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा किसके लिए डायग्राम है, ये दोनों के लिए डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो किसके लिए, दोनों के लिए, गणित और भौतिकी दोनों में कितने हुए, 30% छात्र पास हुए। अब अपने को क्वेश्चन में मिल गया सब कुछ, क्या कि दोनों में कितने पास हुए, 30%। और जब बात करें कुल भौतिकी में कुल कितने पास हुए, 48, और 48 में से 30% छात्र ऐसे हैं जो भौतिकी में पास हुए थे लेकिन साथ में क्या हो गए थे, गणित में। तो जब 48 में उनकी काउंटिंग आई हुई है, मतलब 48 में से 30 तो ऐसे छात्र थे भौतिकी में पास हुए जो क्या हो गए, साथ में गणित में हो गए। इसका मतलब 48 में से 30 निकाल दिए, बच गए कितने, 18। वो क्या है, ओनली भौतिकी में पास है। 18% छात्र क्या है, केवल भौतिकी में पास हुए, 18% केवल में हुए, और 30% ऐसे भौतिकी वाले छात्र थे जो गणित में भी पास हो गए। तो इसका मतलब जब भौतिकी की कुल भौतिकी की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 30 और 18 48 हो रहे हैं अपने वापस। वही बात, गणित में 30% छात्र ऐसे थे जो गणित में पास हुए थे, साथ में क्या हो गए थे, भौतिकी में। और अपने को दूसरा क्या दे दिया कि 65% छात्र कुल गणित में पास हुए थे। तो गणित में कुल कितने हुए, 65, और 65 में से 30 तो निकाल दिए, जो गणित में हुए थे साथ में क्या हो गए थे, भौतिकी में हो गए। इसका मतलब 30 निकालने के बाद क्या बचे, 35, वो क्या है, ओनली गणित में पास हुए, क्या हुए, ओनली गणित में। अब अपने को अलग अलग मेटेरियल मिल गया, क्या कि 35% केवल गणित में, 30% गणित और भौतिकी दोनों में, और 18% केवल भौतिकी में पास हुए। इसका मतलब मैं ये बात करूं कि कुल कितने छात्र पास हुए, कुल 35 गणित वाले केवल, 30 गणित और भौतिकी दोनों वाले, और 18 केवल भौतिकी वाले। तो कुल कितने पास हुए, कुल पास
हुए। कितना? 35 प्लस 30 प्लस 18, 30 30 60 5 65 10 75 5 80 83% कुल छात्र पास हुए। अब जो बच गए वो क्या हुए? किसी में नहीं पास हुए। मतलब कुल पास का मतलब हुए भी चाहे एक में हो पास चाहे दोनों में पास हो, उनकी काउंटिंग किस में आएगी? पास छात्रों में आएगी। पूछ अब बच गए वो क्या है? फेल है, मतलब किसी में पास नहीं है। तो कुल फेल छात्र, कुल फेल हुए तो कुल छात्र कितने? 100 में से 83 पास हो गए तो कुल बचे कितने? 17% छात्र क्या है? कुल फेल है। अब ये नहीं कह सकते कि 17% में से कितने अपने गणित में पास हुए और कितने भौतिकी में, मतलब कुल सॉरी ये नहीं कह सकते कितने गणित में फेल हुए कितने भौतिकी में फेल हुए। हाँ, 17% छात्र हैं वो क्या है? फेल है, चाहे वो गणित में हो चाहे भौतिकी में हो, मतलब कुल फेल है। अब पूछ क्या रहा था? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? 17% विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। डायग्राम बनाएंगे। ये किसका है? गणित का डायग्राम। और ये किसका है? अंग्रेजी का डायग्राम। गणित और अंग्रेजी का। अब क्या बोल रहे हैं? एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। इसका मतलब इस पूरे डायग्राम के लिए, गणित के पूरे डायग्राम के लिए बोला इसने, क्योंकि केवल शब्द लगा देता था तो यहां पे फिट कर देते। इसने क्या बोला? 35% छात्र गणित में फेल हुए, मतलब पूरे गणित के डायग्राम के लिए बोल रहा है। तब हमने एक बार क्या लिखेंगे? बाहर लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में फिट करने के लिए तो क्या चाहिए? या तो केवल चाहिए या दोनों वाले चाहिए। तो पूरे डायग्राम के लिए कितने प्रतिशत बोला उसने गणित में कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, तो अपने क्या लिखेंगे? बाहर ही लिखेंगे पहले। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, फिर ये बोल रहा है 25% छात्र अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी का पूरा डायग्राम है उसके लिए बात कर रहा है। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं? 25%। तो अपने बाहर लिखेंगे तीर का निशान, क्योंकि इस डायग्राम के लिए कितने छात्र मिले अपने को? 25%। मतलब पूरे अंग्रेजी के डायग्राम के लिए कितने छात्र मिले? 25%। मतलब अंग्रेजी में फेल कितने हुए? 25 कुल। अब क्या कह रहा है? 10% छात्र दोनों में फेल हो गए। अब इस डायग्राम के लिए कुछ अपने को मिल गया। क्या? यहां के लिए मान मिल गया, यहां का मान अपने को मिल गया। तो यहां के लिए कितना मिला? 10% छात्र है जो गणित में फेल हुए और अंग्रेजी में। अब दोनों वाले मिल गए और दोनों का अलग अलग कुल दिया हुआ है। तो अब अपने क्या निकालेंगे? केवल निकाल देंगे। कैसे? गणित में कुल कितने? 35% छात्र, और 35 में से 10% छात्र ऐसे थे गणित वाले जो क्या हो गए थे? साथ में इंग्लिश में भी फेल हो गए थे। तो 35 में से 10 निकाल दिए, कितने बच्चे? 25। मतलब 25% छात्र क्या थे? केवल गणित में फेल हुए थे, केवल गणित में फेल हुए थे 25। और कुल अंग्रेजी में फेल कितने हुए? 25। और 25 में से 10 ऐसे छात्र थे जो इंग्लिश में फेल हुए थे, साथ में क्या हो गए थे? गणित में हो गए। 25 में से 10 तो निकाल दी, उसके बाद बचे कितने? 15%। वो क्या थे? केवल अंग्रेजी में फेल थे। क्या थे? केवल अंग्रेजी में। अब अपने पास केवल गणित में फेल आ गए, दोनों में फेल आ गए, और 15% केवल अंग्रेजी में फेल आ गए। इसका मतलब कुल फेल कितने हुए थे? 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 10 50। कुल फेल छात्र कितने हुए? कुल फेल छात्र कितने हुए? 50। तो कुल पास कितने हुए थे? 100 होते हैं, 100 में से 50 निकाल दे, कितने हुए? 50। कुल छात्र पास कितने हुए? 50% छात्र। तो दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? तो पास कितने हुए? कुल दोनों में 50% छात्र। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस है? नहीं है। बिल वही सेम पीछे वाला ही, वही डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम किसके लिए है? गाय के लिए है। और ये डायग्राम किसके लिए? भैंस के लिए। अब देखो, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, ना कि केवल बोला, मतलब पूरे डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं कि गाय कितनी है? 60%। एक गांव में 60% परिवारों के पास क्या है? गाय है। मतलब इस पूरे डायग्राम के लिए कितना मान है? 60। 30% परिवारों के पास 30% परिवारों के पास क्या है? भैंस है। मतलब पूरे डायग्राम के लिए बात कर रहा है। भैंस कितने परिवारों के पास है? 30%। अब मैं ये नहीं बोल सकते क्योंकि इसने बोला है कि 30% परिवारों के पास भैंस है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जिनके पास भैंस है उनके पास क्या हो सकती है? गाय है। लेकिन हाँ, भैंस वाले परिवार कितने हैं? 30% है।
अब जब केवल समझ नहीं गए तो अपने क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में लिख नहीं सकते, क्योंकि डायग्राम में तो एक भाग तो डायग्राम का केवल के लिए बना हुआ है, दूसरा भाग डायग्राम का क्या बन गया, दोनों के लिए, उनमें से कोई बात सेट नहीं हो रही है तो अपने क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है, मतलब 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, दोनों, तो वो डायग्राम में अपने पास है जगह ये रही, दोनों के लिए कितने हैं, दोनों के लिए कितने हैं, 15%। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस भी है और क्या है, गाय भी है, तो ऐसा अपने पास अपने डायग्राम में क्या है, जगह है दोनों वाली, तो उसमें लिख दिए 15%। अब अपने पास क्या मिल गया, गाय कुल मिल गई, कुल गाय कितने परिवारों के पास है, 60% परिवारों के पास, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी थी और क्या थी, भैंस भी थी। तो अब क्या निकाल सकते हैं, केवल गाय वाले निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, केवल गाय, केवल गाय के लिए ये है, तो कुल गाय कितने परिवारों के पास है, 60%, और 60 में से 15% परिवार गए, क्योंकि जिनके पास क्या थी, गाय भी थी, तो उनकी काउंटिंग गाय वाले में हुई हुई है, 60 में से 15 निकाल दिए, कितने बच गए, 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल गाय है, 45% के पास केवल गाय है, और 15% के पास क्या है, गाय और भैंस दोनों है। उसके बाद देखो 30% क्या है, भैंस, और भैंस वाले में से 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास भैंस तो थी, साथ में क्या थी, गाय थी, तो 30 में से 15 निकाल दिए, क्या बच गए, 15%। 15% के पास क्या है, केवल भैंस, 15% के पास क्या है, केवल भैंस। अब देखो केवल भैंस 15%, भैंस और गाय दोनों कितने हैं, 15%, और केवल गाय कितने हैं, 45%। अब बात करते हैं कि ऐसे कुल परिवार कितने हुए जिनके पास चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय या भैंस दोनों हो, तो कितने हो गए, 15, 15, 30 और 45 क्या हो गए, 75। 75% परिवार ऐसे हैं, वो परिवार जिनके पास कोई एक जानवर, कितने हैं, 75%। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई जानवर है। इसका मतलब 100 में से 75 निकाल दिए, कितने बचे, 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कोई जानवर नहीं है। वो परिवार जिनके पास कोई जानवर नहीं है, कोई जानवर नहीं, कितने आ गए, 100 माइनस 75 बराबर कितने आ गए, 25%। कितने आ गए, 25%। 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है, ना तो गाय है ना क्या है, भैंस है। तो पूछ क्या रहा है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, कितने 25 परिवारों के पास नहीं है, 25%। और कुल परिवार कितने दिए हुए, 96 में 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है, तो क्या आएगा, 25 का 25 का 100 भाग देंगे, कितना है, 4 दूनी 8, 4 का 16, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या नहीं है, कोई जानवर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में मान को सेट करेंगे, उसके बाद आगे हल कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, भिन्न का अंश, एक भिन्न में क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है। वो क्या करें, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब नया अंश कितना हो जाएगा, नया अंश कितना, 200%। कोई चीज को 200% बढ़ाना, इसका मतलब नई संख्या क्या आएगी, उसका पुराने वाले की क्या आएगी, 300% आएगी। क्या आएगी, किसी चीज को 25% बढ़ाना है, इसका मतलब पुराने वाले की 125 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, नई संख्या आ जाएगी। तो ये क्या करें, 200% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब पुराना अंश है उसको क्या कर दें, उसका क्या निकाल दें, 300% निकाल दें। क्या निकाल दें, पुराने वाले अंश का क्या निकाल दें, 300% निकाल दें, तो क्या आ जाएगा, नया अंश आ जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं, और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 350 बढ़ाना है, 350 बढ़ाना है, इसका मतलब नया कितना आएगा, पुराने हर का 450%, मतलब पुराने हर का 450% निकाल देंगे और पुराने अंश का 300% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, नया भिन्न आ जाएगा। मतलब अंश बटा हर क्या होती है, भिन्न, तो नई भिन्न क्या आ जाएगी, पुराने अंश का 300%, पुराने हर का 450% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, नई भिन्न। और क्वेश्चन क्या है, तो 5/12 प्राप्त होता है, मतलब नई भिन्न क्या प्राप्त होती है, 5/12 प्राप्त होती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो, हल करेंगे तो वास्तविक भिन्न क्या है, अंश बटा हर, तो इसका मान आ जाएगा। तो अंश बटा हर
यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 25 से 25 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 की 45, तो 5/12, ये 3/2 आगे उल्टा होकर चला जाएगा, 3/2 कोई दो। उसके बाद 3 चौका 12, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 5/8, कितना आ रहा है 5/8। बिल्कुल सिंपल सा है। जब आपने बोले कि किसी चीज को 25% बढ़ा दे तो नई चीज क्या प्राप्त होगी, तो किसी चीज को मतलब जो चीज है उसका 25% बढ़ा रहा है, इसका मतलब उस चीज का 125% निकाल दो, क्या आ जाएगी, नई चीज आ जाएगी। तो वही बात कह रहा था, 200% बढ़ा दिया जाए अंश को, तो मतलब अंश का कितना प्रतिशत मान आएगा अब नया अंश 300%, और हर को 350%, मतलब हर का 450% निकालेंगे क्या आएगा, नया हर, और नया अंश और हर दिया हुआ है अपने को क्या 5/12, तो बराबर कितना है 5/12। अब उसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, पुराने वाला अंश और हर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता हो तो नमक 15% बन जाते हैं, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखो घोल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एकदम सिंपल ध्यान रखना होता है क्या, कि नमक और पानी के घोल में 5% क्या है, नमक है। मतलब प्रारंभिक क्या दिया, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, इसका मतलब नमक कितना है, घोल का 5%। नमक कितना है, घोल का 5%। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो फिर नमक क्या हो गया, 20 लीटर पानी क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है। इसका मतलब जो घोल है, जो घोल है उसमें से 20 लीटर क्या हो गया, पानी वाष्प हो गया। मतलब घोल माइनस 20 कर देंगे, घोल में से 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, इसका मतलब जो बचा हुआ घोल है उसमें क्या बचा हुआ है, अभी भी क्या बचा हुआ है, पानी और नमक बचा हुआ है। तो जो नया घोल है वो क्या बोल रहा है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, इसका मतलब घोल में से 20 लीटर पानी तो गया, अब क्या बचा हुआ है, घोल माइनस 20 लीटर बचा, तो नमक 15% बन जाता है। नमक कितना बन जाता है, घोल माइनस 20 का कितना हो जाता है, 15%। यही कह रहे बात वे, घोल में से 20 लीटर पानी चला गया, उसके बाद कुछ तो पानी बचा हुआ है, इसका मतलब जो नया घोल बचा हुआ है वो क्या बचा है, घोल माइनस 20, और उसका नमक कितना बचा है, उस नए घोल का 15% हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या बात समझ आई, कि नमक भी कोई घोल है, उसमें क्या है, देखो मान लो कि 100 लीटर का एक घोल है, इस 100 लीटर में क्या है, नमक भी है और क्या है, पानी भी है। 100 लीटर में नमक क्या है, नमक मान ले तो 2 kg, ये क्या है 100 लीटर घोल है, क्या है 100 लीटर घोल है, इसमें क्या है 2 kg मान लो नमक है, तो पानी कितना बचा, 98 लीटर पानी बचा। अब इसमें कहता है 20 लीटर पानी निकाल दिया, वाष्प हो गया, गर्म किया तो क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, तो घोल कितना बचा 80, घोल कितना बचा 80। अब पानी निकाला है तो नमक तो कितना बचा, वही है, नमक तो उसमें कितना है 2 kg है, नमक क्या है 2 kg, तो 80 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा 78 लीटर क्या बचा, पानी बचा। इसका कहने का मतलब वो घोल था उसमें से क्या चला गया, ओनली पानी चला गया, तो पानी की मात्रा में क्या पड़ा, फर्क पड़ा। पानी क्या 98 से कितना हो गया 78 हो गया, लेकिन नमक तो उतना का उतना ही, नमक में कोई बदलाव नहीं है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि घोल है, उसमें पहले क्या था 5% नमक था, अब उसमें से पानी चला गया तो क्या हो गया, नमक कितना हो गया 15%। तो कहने का मतलब जो नमक की मात्रा आएगी वो तो क्या आएगी, बराबरी आएगी। मतलब नमक जो मात्रा आएगा, चाहे घोल का 5% निकाल दो, चाहे घोल माइनस 20 का 15% निकाल दो, आएगा क्या, नमक बराबरी आएगी। तो ये चीज अपने को समझ में आई। अब इसको क्या कर देंगे, ओनली हल कर देंगे तो अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। हल करते हैं। घोल को मैं क्या लिखता हूं, जी, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, घोल गुना 5%, यहाँ पे क्या है घोल माइनस 20 ब्रैकेट में बन रहा है, गुना 15%, तो 5% से काट सकते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 3। उसके बाद घोल को मैं क्या लिख रहा हूँ, जी लिख रहा हूँ, घोल को क्या लिख रहा हूँ, जी, तो जी बराबर जी माइनस 20 और गुना 3, यही बचा है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, जी बराबर 3g माइनस 3 का 20 से किया कितना आएगा 60, तो 60 इधर आ गया, 3g माइनस जी, तो कितना आया 2g बराबर
60, तो जी बराबर कितना है 60 में 2 का भाग कितना है 30। जी क्या था घोल था, तो घोल कितना आ गया 30 लीटर। प्रारंभिक घोल कितना है 30 लीटर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, मतलब एसिड और पानी का मिश्रण का घोल कितना है 12 लीटर, तो उसमें 30% क्या है एसिड है। अपने बात करते हैं एसिड, क्योंकि पानी में तो बदलाव आएगा। और एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें सेम क्या रहेगी, चाहे पानी को बाहर निकालो चाहे कुछ भी करो। स्टार्टिंग में क्या था 30% एसिड था, उसके बाद एसिड को क्या करना है 40% करना है, तो कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एसिड की मात्रा क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। एसिड की मात्रा क्या है चेंज नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% क्या है एसिड है, मतलब एसिड कितना है 12 का 30% क्या है एसिड। घोल कितना है कुल 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, मतलब घोल कितना है 12 लीटर। 12 लीटर में 30% क्या है एसिड है। और फिर नए क्या कर रहा है, दूसरा एसिड क्या बोल रहा है, दूसरी बात में एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। मतलब जो घोल है 12 लीटर, उसमें से कितना लीटर पानी निकालते हैं, मान लो A लीटर पानी निकाल देते हैं। 12 लीटर का कुल घोल है, उसमें से A लीटर पानी मैंने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। बारह में से क्या कर दिया A लीटर पानी बाहर निकाल दिया। क्या करें, कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा कि एसिड की मात्रा कितनी हो जाए 40%। मतलब जो घोल है उसमें से A लीटर पानी निकाल दोगे तो एसिड कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा। भी घोल में से कुछ पानी बाहर चला जाएगा तो नया एसिड कितना आएगा, एसिड कितना हो जाएगा, एसिड घोल का कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब चाहे एसिड 40% हो चाहे 30% हो, एसिड की मात्रा जो आएगी वो क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। इसका मतलब ये क्या है कि दोनों बातें होगी बराबरी, क्योंकि एसिड में कोई बदलाव नहीं आया। चाहे एसिड 30% था चाहे एसिड क्या था 40%, लेकिन एसिड की जो वास्तविक मात्रा है उसमें क्या नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया। इसलिए मैंने ये बात क्या कर दी, दोनों को बराबर कर दी। बराबर किया तो हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या है 12 गुना 30% बराबर क्या है 12 माइनस A ब्रैकेट में बंद गुना 40%, तो 25 से 25 ये कट गया, 0 से 0 ये कट गया। उसके बाद ये जो 4 है उसका इधर भाग जा रहा है, कितनी बार 4 के 12, तो यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 12 माइनस A, तो A इधर आया प्लस का हो गया, 12 आगे है 9 इधर जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का, तो A बराबर कितना आएगा 3। A क्या था, पानी निकाल रहे थे, क्या थे A क्या था, कितना लीटर पानी निकालेंगे, मतलब A लीटर पानी निकालेंगे, तो 12 में से कितना लीटर पानी निकाल देंगे 3 लीटर पानी बाहर निकालेंगे। तो 12 में से 3 लीटर पानी बाहर निकाल देंगे तो एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। जैसे 12 है तो 12 में से 3 लीटर पानी निकाल दिया तो बचा कितना लीटर, घोल कितना बचा 9 लीटर घोल बचा। तो 9 का एसिड कितना हो गया 40%, ये कह रहा था कि घोल एसिड कितना हो जाएगा 40%, मतलब 9 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 3.6 एसिड कितना है 3.6। और पीछे क्या कर रहा था 12 का एसिड कितना था 12 का 30%, तो 30 बटा 100, 0 0 कट गया, 12 दूनी 24 बात किया 36, 10 का भाग कितना है 3.6। एसिड स्टार्टिंग में भी कितना था 3.6, और जब घोल में से पानी निकाल दिया तो भी एसिड कितना था 3.6, मतलब एसिड की मात्रा क्या थी सेम थी। अब क्या करें, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो टैक्स की दर 18 से 15% हो जाती है। मतलब आय पहले चाहे कितनी थी उस पे क्या लग रहा था टैक्स 18% लग रहा था, जैसे ही उसकी आय 6,000 रुपये बढ़ी तो टैक्स कितना हो गया 15% हो गया, ये बात हो रहा है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, मतलब दोनों परिस्थितियों में अगर उसकी आय 100 है तो 100 में से 25% तो आय उसकी कर मुक्त है, मतलब उसकी टैक्स किस कौन सी आय पे लगता है 75% आय पे क्या लगता है टैक्स लगता है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया। अब बात कर रहे हैं कि कर चाहे वो 18% दे चाहे वो 15% दे, दोनों परिस्थितियों में टैक्स की अमाउंट क्या होगी दोनों में सेम होगी। इससे अपने को आंसर निकालना मतलब निकल जाएगा इससे आंसर। तो अब बात को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि एक आदमी की आय कितनी है, मान लो उसकी आय ए, एक आदमी की आय कितनी है ए है। जब उसकी आय ए थी
ए थी तो वो टैक्स कितना दे रहा था, ये बात देखनी है अपने को। टैक्स कितना दे रहा था, दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, इसका मतलब कर योग्य आय कितनी, 25% कर मुक्त है, इसका मतलब 75% आय पे क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसकी आय कितनी है, ए की 75% आय है, उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल आय की कौन सी है, ए गुना 75, मतलब ए का 75%, तो ए गुना 75/100, ये आ गई वो आय जिस पे उसको टैक्स देना है। तो टैक्स देने वाली आय स्टार्टिंग में कितनी थी, ए गुना 75/100। अब स्टार्टिंग में टैक्स देना कितना था, इसका उसको 18% देना था। टैक्सेबल आय का कितना प्रतिशत देना था, 18%। एक बात तो ये आ गई। अब उसकी आय 6000 बढ़ी, मतलब आय कितनी होगी, ए प्लस 6000 होगी, कितनी होगी, ए प्लस 6000 होगी। अब दोनों परिस्थिति में 75% आय कर मुक्त है, इसका मतलब कर देने वाली आय कितनी है, 75%। 25% कर मुक्त है तो 75% पे क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अपनी आय का 75% निकालेंगे पहले, जिस पे टैक्स देना है। तो आय कितनी है, ए प्लस 6000 गुणा 75%, ये कौन सी आय आ गई, जिस पे उसको टैक्स देना है। उसके बाद जब 6000 रुपये बढ़ती है तो उसको कितने टैक्स देने हैं, 15%। तो यहाँ पे कितना टैक्स देना है, 15/100। कितना टैक्स देना है, 15/100। कह रहे हैं शुरुआत क्या है, अगर उसने दोनों परिस्थिति में समान कर दिया हो, चाहे 18% टैक्स दिया हो, चाहे ये 15% टैक्स दिया हो, दोनों परिस्थिति में टैक्स की अमाउंट आई वो क्या थी, समान थी, मतलब ये बातें बराबर है, ये बोला इसने। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे तो 75/100 गुणा है, तो ये भी इससे कट गया। यहाँ पे क्या है, 100 से 100 कट गया। यहाँ पे क्या है, 3 छिक्की 18, 3 पंजा 15, ये आ गया। यहाँ पे कितना है, 6a और आगे कितना है, 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5a प्लस 5 का 30 है, 6a 5a इधर आएगा, 5a बराबर कितना है, 30 है। 6a में से 5a घटाया कितना है, a बराबर 30 है। उसकी a क्या थी, आय थी, तो उसकी आय क्या थी, 30 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टैक्स दिया हुआ है, बाद में अपने क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ था, दोनों परिस्थितियों में टैक्स ने समान दिया, तो दोनों को बातों को क्या कर देंगे, बराबर करके हल करेंगे तो क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी को समझना होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।